नमस्कार। मैं महेशचंद मीणा, सहआचार्य भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। सांख्यिकी भूगोल की पिछली वीडियो में हमने बहुलक का अध्ययन किया था और व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में किस प्रकार से बहुलक को ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में सतत श्रेणी में किस प्रकार से बहुलक मूल्य को ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है। इस उदाहरण को या इसी उदाहरण की सहायता से बहुलक मूल्य को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर सतत श्रेणी में वर्गांतर और आवृत्ति के रूप में एक समंक श्रेणी दी गई है। वर्गांतर यहाँ पर 5-5 का है। देखिए 10 से 15 की आवृत्ति है 10, 15 से 20 की 12, 20 से 25 की 15, 25 से 30 की 20, 30 से 35 की 14, 35 से 40 की 13 और 40 से 45 की 11। तो इस प्रकार से ये एक समंक श्रेणी दी गई है। इस समंक श्रेणी में आपको बहुलक मूल्य ज्ञात करना है। जब हम इस समंक श्रेणी का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है कि आवृत्ति जो बीच के जो वर्गांतर है 25 से 30, इस 25 से 30 वाले वर्गांतर की आवृत्ति सार्वधिक है अर्थात 20 है। तो ये देखिए कि उक्त श्रेणी के निरीक्षण से ज्ञात हो जाता है कि 25 से 30 वर्गांतर बहुलक वर्गांतर है, इसलिए समूहन विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। 25 से 30 वाला जो वर्गांतर है इसकी आवृत्ति सार्वधिक है 20 है और इसी को बहुलक वर्गांतर के नाम से हम यहाँ पर इसी को निरीक्षण के द्वारा ये हमें ज्ञात हुआ कि 20 जो सार्वधिक आवृत्ति है उस सार्वधिक आवृत्ति का जो वर्गांतर है 25 से 30 यही बहुलक वर्गांतर है। तो एक सूत्र के माध्यम से इस समंक श्रेणी का बहुलक मूल्य हम ज्ञात करते हैं। सूत्र है आपका z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यहाँ पर z अर्थात बहुलक, L अर्थात जो भी आपका बहुलक वर्गांतर था 25 से 30, इस बहुलक वर्गांतर की निम्न सीमा है यहाँ पर 25। F1 जो आपका बहुलक वर्गांतर है उसकी आवृत्ति F1, F0 बहुलक वर्गांतर से पिछले वाले वर्गांतर की आवृत्ति अर्थात 15। नीचे जाएंगे आप तो है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। F2 है बहुलक वर्गांतर से आगे वाले वर्गांतर की आवृत्ति, उसे F2 के नाम से यहाँ पर दिखाया गया है। और I है इंटरवल वर्गांतर, तो वर्गांतर है यहाँ पर 5-5 का, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो 5-5 का अंतराल दिया गया है। तो I बराबर अंतराल है। इस सूत्र में सभी वैल्यू को रखने के पश्चात हमारे सामने आ गया 25 प्लस 20 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 15 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सूत्र की गणना करने के पश्चात z बराबर आ रहा है आपका 27.27। तो 27.27 इस बहुलक इस समंक श्रेणी का बहुलक मूल्य ज्ञात होता है। कन्फर्म करने के लिए जो आपका बहुलक जो वर्ग था, बहुलक वर्ग क्या था आपका 25 से 30, बहुलक वर्ग के अंदर ही
जेड की वैल्यू आ रही है 25 से 30 के मध्य में ही आ रहा है आपका 27.27, इसलिए ये आपका जो गणना है ये बिल्कुल सही है। बहुलक को ज़रूरी नहीं है, बहुलक को ज्ञात करते समय यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा आपको इसी प्रकार की श्रेणी मिले जिसके बिल्कुल मध्य में आपकी आवृत्ति सार्वधिक हो। कई बार ऐसा होता है कि मध्य में आवृत्ति सार्वधिक ना होकर आगे पीछे के जो वर्गांतर है उनमें आवृत्ति अधिक मिल सकती है, तो ऐसी स्थिति में बहुलक को ज्ञात करने में हमें से कठिनाई हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। ये एक दूसरा उदाहरण है। इस उदाहरण के माध्यम से हम सतत श्रेणी का और अधिक अध्ययन करते हैं जिससे इस प्रकार की त्रुटि हमसे नहीं हो। ये दूसरा उदाहरण है, इसमें वर्गांतर दे रखा है आपका 10 से 5, इसकी आवृत्ति है 10 से 15, इसकी आवृत्ति है 5, 15 से 20 की आवृत्ति 9, 20 से 25 की आवृत्ति 13, 25 से 30 की आवृत्ति 21, 30 से 35 की 20, 35 से 40 की 15, 40 से 45 की 8 और 45 से 50 की 3। तो कई बार ऐसा भी होता है, अब जैसे यहाँ पर देखिए 25 से 30 और 30 से 35 दोनों की जो आवृत्ति है वो लगभग समान है, 21 और 20। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि आप किसे बहुलक वर्ग मानते हैं, 25 से 30 को माने या 30 से 35 को माने। और इस समक श्रेणी में जो आवृत्तियाँ हैं वो अनियमित हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुलक वो जो वर्गांतर है उस बहुलक वर्गांतर को ज्ञात करने के लिए, जैसा हमने खंडित श्रेणी में किया था, समूहन विधि के द्वारा बहुलक वर्गांतर सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो मैंने खंडित श्रेणी में बहुलक मूल्य ज्ञात किया था, उसी प्रकार से समूहन विधि के द्वारा सबसे पहले हम बहुलक वर्गांतर को यहाँ पर ज्ञात करेंगे। वर्गांतर हमने लिख दिए, आवृत्ति हमने लिख दी पहले 2 कॉलम में, उसके बाद में तीसरे, चौथे, 5वें में और छठे, 7वें, 8वें, ये जो आपने 6 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़े हैं, इन 6 कॉलम में जो सबसे पहला है वो है 2-2 आवृत्तियों का योग, पहली छोड़कर 2-2 आवृत्तियों का योग, फिर है 3-3 आवृत्तियों का योग, पहली 1 छोड़कर 3-3 आवृत्ति का योग और पहली 2 छोड़कर 3-3 आवृत्तियों का योग। लास्ट में इन सभी के निष्कर्ष के रूप में, रिजल्ट के रूप में हमने अधिकतम आवृत्ति लिखी है कि किस कॉलम में कौन सी आवृत्ति की, कौन से मूल्य की जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक यहाँ पर आ रही है। तो उन सभी की गणना करने के लिए हमारे पास लास्ट वाला कॉलम रहता है अधिकतम आवृत्ति वाला। तो सबसे पहले देखिए आप, जैसे वर्गांतर और आवृत्ति आपने यहाँ पर लिख दी, फिर जो तीसरा कॉलम है उसमें लिखा आपने 2-2 आवृत्तियों का योग। तो आवृत्ति वाले कॉलम में चलिए 5 और 9, इनका टोटल हो गया 14, 13 + 21 योग हो गया 34, 20 + 15 35 और 8 + 3 11। तो जो भी 2-2 आवृत्तियों के जोड़े हमने यहाँ पर बनाए और उनको इस कॉलम में लिखा 2-2 आवृत्तियों के योग वाले कॉलम में। इससे अगला जो कॉलम है वो है पहली 1 आवृत्ति को छोड़कर फिर 2-2 आवृत्तियों का योग। पहली जो आवृत्ति है वो है आपकी 5, इसको छोड़कर फिर 2-2 आवृत्तियों के जोड़े बनाने हैं। जैसे 9 + 13 यहाँ पर लिख दिया 22, 21 + 20 41, 15 + 8 23, लास्ट में 3 अकेला रह गया तो उसको खाली छोड़ दिया। फिर है 3-3 आवृत्तियों के योग। आवृत्ति वाले कॉलम में जाकर हम देखेंगे 5 + 9 + 13, तो 3 आवृत्तियों का योग हो गया आपका 27। फिर है आपकी 21 + 20 + 15, यहाँ पर फिर से 3 आवृत्तियों हैं, इन 3 आवृत्तियों का योग हो गया आपका 56। इसके बाद में बचती है 2 आवृत्तियाँ, 8 + 3, तो इन 2 आवृत्तियाँ, क्योंकि हम कर रहे हैं टोटल 3-3 आवृत्तियों का, और यहाँ पर बचती है हमारे पास शेष जो बची है वो है 2 आवृत्तियाँ, तो इसको हम फिर से छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगले कॉलम में है पहली 1 आवृत्ति को छोड़कर 3-3 आवृत्तियों के योग। तो पहली आवृत्ति कौन सी आपकी 5, उसको छोड़ दिया, और अगली जो 3 आवृत्तियाँ हैं उनका टोटल हम यहाँ पर लिखते हैं। 9 + 13 + 21 टोटल हो गया आपका 43।
फिर है 20 + 15 + 8, टोटल हो गया आपका 43। दोनों का समान है, तो आपने यहाँ पर ये चौथा कॉलम है, इसमें लिख दिया पहली एक छोड़कर 3 आवृत्तियाँ का योग, तो दोनों का आ गया आपका यहाँ पर 43। जो अंतिम कॉलम है, छठा वो पांचवा जो कॉलम है, इस पांचवें कॉलम में हम लिखते हैं पहली 2 आवृत्ति छोड़कर 3 आवृत्तियों के योग। तो पहली जो 2 आवृत्ति हैं 5 और 9, उन दोनों को छोड़ दिया। फिर 3 आवृत्ति हैं 13, 21 और 20, इनका योग हो गया आपका 54, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। और अगली 3 आवृत्तियाँ हैं 15, 8 और 3, इनका योग लिख दिया हमने 26। इस प्रकार से ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात फिर हम अधिकतम आवृत्ति वाला कॉलम तैयार करते हैं। अधिकतम आवृत्ति वाला जो कॉलम है, इसमें हमें क्या लिखना है कि आवृत्ति वाला जो कॉलम है यहाँ से शुरू करना है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो भी 6 कॉलम है, इन 6 कॉलम में प्रत्येक कॉलम में जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक है, उस मूल्य के आगे हमें एक एक लाइन यहाँ पर लगा देनी है। तो आवृत्ति वाले कॉलम में सबसे अधिक आवृत्ति है आपकी 21। 21 किसकी आवृत्ति है? 25 से 30 की। तो 25 से 30 का जो मूल्य है, उसके सामने हमने एक लाइन यहाँ पर लगा दी। दूसरे कॉलम में सबसे अधिक आवृत्ति आ रही है आपकी 35। ये 35 है 30 से 35 की और 35 से 40 के दोनों की। तो 30 से 35 और 35 से 40 के सामने फिर से हम एक एक लाइन यहाँ पर खड़ी कर देते हैं अधिकतम आवृत्ति वाले कॉलम में। फिर अगले कॉलम में जो पहली एक आवृत्ति छोड़कर 2 का योग है, उसमें सार्वधिक आवृत्ति है हमारी 41। 41 जो आवृत्ति है वो है 25 से 30 और 30 से 35 वाले वर्गांतर की। तो इन दोनों वर्गांतर के सामने हम एक एक लाइन फिर से लगा दी, जो ये प्रदर्शित करेगी कि भाई इन दोनों वर्गांतर की आवृत्ति सर्वाधिक है। फिर है 3 आवृत्तियों का योग, इसमें सर्वाधिक आ रहा है आपका 56। 56 है आपका 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ये तीनों वर्गांतर का योग है। तो इन तीनों वर्गांतर के सामने 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, इन तीनों वर्गांतर के सामने एक एक लाइन यहाँ पर हमने लगा दी है अधिकतम आवृत्ति वाले कॉलम में। फिर है आपका अगला कॉलम है पहली एक आवृत्ति छोड़कर 3 के योग। इसमें पहली आवृत्ति आपने छोड़ दी 5, ये छोड़ दिया। इसके बाद में चूँकि दोनों की समान आ रही है 43, दोनों आवृत्ति यहाँ पर समान आ रही है, तो 9 + 13 + 21, इसका टोटल भी 43 है, और 20 + 15 + 8, इनका टोटल भी 43 है। शुरू की पहली छोड़ दी 5 और लास्ट में एक अकेली बच गई थी 3, इसको खाली छोड़ दिया। बाकी सभी आवृत्तियों के सभी वर्गांतर के सामने 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, इन सभी वर्गांतर के सामने हमने एक एक लाइन यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि आवृत्तियाँ दोनों समान है 43। अगला कॉलम है पहली 2 आवृत्ति छोड़कर 3 के योग। तो पहली 2 आवृत्ति छोड़ी हमने 5 और 9, उसके बाद 3 आवृत्तियों का योग 13 + 21 + 20, इसका योग है 54, और 54 यहाँ पर सर्वाधिक है, इसलिए 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, इन 3 वर्गांतर के सामने हमने एक एक लाइन यहाँ पर लगा दी है, जो 54 को प्रदर्शित करती है। तो फिर इस टेबल का निरीक्षण जब हम करते हैं, तो अधिकतम आवृत्ति वाले कॉलम का जब हम निरीक्षण करेंगे, तो यहाँ पर 2 वर्गांतर का सबसे अधिक आवृत्ति आ रही है, और दोनों की आवृत्ति समान आ रही है 5, 5। ये 5, 5 जो आवृत्ति है ये दोनों की है, 25 से 30 वाले वर्गांतर की भी और 30 से 35 वाले वर्गांतर की भी। अब मुश्किल ये है कि हम 25 से 30 को बहुलक वर्गांतर माने या 30 से 35 को बहुलक वर्गांतर माने। इस मुश्किल को हल करने के लिए देखते हैं कि किस प्रकार से कौन से वर्गांतर को बहुलक वर्ग माना जाए। इसके लिए क्या करते हैं, 25 से 30 और 30 से 35
जो दोनों वर्गांतर हैं उन दोनों वर्गांतरों की स्वयं की आवृत्ति, इससे पिछले वाले वर्ग की आवृत्ति और इससे बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, स्वयं की, पिछले वाले वर्गांतर की और आगे वाले वर्गांतर की, तीनों की आवृत्तियों को हम टोटल करके देखते हैं। तो 25 से 30 जो वर्गांतर है इसका टोटल आ रहा है 54, और 30 से 35 जो है वर्गांतर, इसका टोटल आ रहा है आपका 56। तो सबसे अधिक किसका आ रहा है? 56, जो है 30 से 35 वर्गांतर का। तो इस प्रकार से 30 से 35 वर्गांतर का जो योग है वो सबसे अधिक आने के कारण हम बहुलक वर्गांतर के रूप में 30 से 35 को प्रयोग में लेते हैं कि 30 से 35 का जो वर्गांतर है उसी को बहुलक वर्ग मानते हुए बहुलक मूल्य की गणना करते हैं। अब यहाँ पर सूत्र बदल जाएगा। जो ऊपर सतत श्रेणी में आपने जिस सूत्र की सहायता से बहुलक मूल्य को ज्ञात किया था, z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, इस सूत्र के स्थान पर यहाँ पर हम एक दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। वह सूत्र है z बराबर L प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। ये जो भी आपके प्रतीक है इन सभी चीज़ों के, L यानी कि जो बहुलक वर्ग है उस वर्ग की निम्न सीमा, F2 अर्थात जो बहुलक वर्ग है उससे आगे वाले वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग जो है आपका 30 से 35 उससे पीछे वाले जो वर्गांतर है उसकी आवृत्ति, और F2 बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की आवृत्ति, और I अंतराल। तो इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में जब हम रखते हैं तो इस फॉर्मूले में रखने के पश्चात आ रहा है आपका z बराबर 30 प्लस 15 अपॉन 21 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 5। इस सूत्र की गणना करने के पश्चात z आ रहा है आपका 32.08। अब इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि जो आपका z है अर्थात बहुलक है 32.08, ये आ रहा है बिल्कुल जो आपका बहुलक वर्गांतर था 30 से 35 इसके बीच में है। तो आपकी जो गणना है वो बिल्कुल सही है कि 30 से 35 के मध्य में ही आपका बहुलक होना चाहिए था, और ये बिल्कुल 30 से 35 के मध्य में है 32.08, इसलिए हमारा जो बहुलक है वो है बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठेगा आपका कि 30 से 35 के मध्य में बहुलक है 32.08। तो इस प्रकार से हमारी ये गणना जो है वो बिल्कुल सही सिद्ध होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। सांख्यिकी भूगोल के जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनमें हम माध्य विचलन, प्रमाप विचलन आदि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।